अंकिता भंडारी याद है आपको? अपने निर्धन माता पिता को सहारा देने के लिए 19 साल की यह पहाड़ी लड़की ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में काम करती थी। आज से ठीक 1 साल पहले उसे मार डाला गया। कारण कि उसने रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये देने का लालच दिया गया था। और मारने वाला कौन था? एक भाजपा नेता का बेटा, उस रिजॉर्ट का मालिक। मुख्यमंत्री ने अंकिता के गांव के नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने की घोषणा की है, लेकिन वीआईपी का नाम नहीं बताया है। इस वीडियो में हम अंकिता के मर्डर के हर पहलू पर नजर डालने का प्रयास करेंगे, खासकर देश भर के महिला संगठनों की फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा उठाए गए सवालों पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। अंकिता की हत्या आज से ठीक 1 साल पहले 18 सितंबर 2022 को हुई थी। आरोप है कि भाजपा के एक नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी इस हत्या में शामिल थे। तीनों अब जेल में हैं, लेकिन पहले दिन से ही इस मामले को हल्का करने का भरसक प्रयास किया गया। घटना सामने आते ही ऋषिकेश के पास गंगा भोग इलाके में स्थित इस रिजॉर्ट के उस कमरे को रात के वक्त बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया जिसमें अंकिता रहती थी। इसे पहले तो बुलडोजर न्याय के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन जब पौड़ी के डीएम ने कहा कि उन्होंने बुलडोजर चलाने की कोई अनुमति नहीं दी थी तो मामला पेचीदा हो गया। बाद में आरोप लगा कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर यह तोड़फोड़ हुई थी। विधायक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अंकिता का शव 24 सितंबर को चीला बैराज से बरामद हुआ। सवाल उठाया गया कि शव 5 दिन पानी में रहा लेकिन मछलियों ने नहीं खाया। आशंका जताई गई कि हत्या कहीं और हुई। मामला खुलने पर शव बाद में वहां बैराज में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठे। पोस्टमार्टम करने वाली टीम में कोई भी महिला डॉक्टर शामिल नहीं थी, लेकिन सारी आशंकाओं को खारिज कर शव को श्रीनगर भेज दिया गया। 25 सितंबर को हजारों की संख्या में लोग श्रीनगर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और शाम को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, यह कहकर कि अंकिता के माता पिता ने सहमति दे दी है। बाद में पता चला कि अंकिता की मां बेहोशी जैसी हालत में डॉक्टरों की निगरानी में थी। उन्होंने तो अपनी बेटी के शव को देखा तक नहीं था। इस 1 वर्ष के दौरान अंकिता के माता पिता हाई कोर्ट से लेकर स्थानीय अदालत तक के चक्कर काटते रहे। हाई कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि एसआईटी टीम जो सरकार ने गठित की है वो जांच करने में सक्षम है। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट में पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए जो सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, उस पर अंकिता के माता पिता ने आरोपी पक्ष के साथ सांठगांठ का आरोप लगा दिया। बाद में इस वकील को केस से हटा दिया गया। अब जरा इस रिपोर्ट पर बात करते हैं। अंकिता हत्या के बाद उत्तराखंड महिला मंच की पहल पर राष्ट्रीय स्तर की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस मामले का अध्ययन किया था और रिपोर्ट जारी की थी। 80 पेज की इस रिपोर्ट में मामले के सभी पहलुओं को छुआ गया है और कई सवाल उठाए गए हैं जिनका सरकार की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि अंकिता के नाम पर कॉलेज का नाम रखने की घोषणा बढ़ चढ़कर की गई। पहले मैं इस टीम में शामिल महिलाओं के नाम पढ़ लेता हूं। चंद्रकला, निर्मला बिष्ट, उषा भट्ट, पद्मा गुप्ता, ये उत्तराखंड महिला मंच देहरादून से हैं। माया चिलवाल, बसंती पाठक, उमा भट्ट, शीला रजवार, उत्तराखंड महिला मंच नैनीताल से। पुष्पा चौहान, उत्तरकाशी से। कविता श्रीवास्तव और दिव्यांशी शर्मा, यूपीसीएल राजस्थान से। श्रुति जैन, स्वतंत्र शोधार्थी हैं हल्द्वानी से। विनीता यशस्वी, पत्रकार नैनीताल से हैं। ऋचा सिंह,
NAPM सीतापुर यूपी से हैं। अदिति चंचानी पर्यटन शोधकर्ता कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हैं। शिवानी पांडे आयशा श्रीनगर से। हीरा जंगपांगी महिला किसान अधिकार मंच ऊधम सिंह नगर से। महविश खान वकील हैं जागोरी हिमाचल प्रदेश से। उमा भट्ट भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून से हैं। मैमोना दमयंती नेगी इंदु नौडियाल ये अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला समिति दिल्ली और देहरादून से हैं। दीप्ति भारती भारतीय महिला संघ दिल्ली से हैं। मालती हालदार एपुआ देहरादून से हैं। जून और योगेश कर्नाटक विद बिल्किस बानो बेंगलुरु कर्नाटका से हैं। मल्लिका विर्दी उत्तराखंड महिला मंच मुंशियारी से हैं। विजया नैथानी शकुंतला मुंडेपी उत्तराखंड महिला मंच देहरादून से हैं। इस टीम ने अंकिता भंडारी के परिवार के साथ बातचीत करने के अलावा घटनास्थल का दौरा किया था। हालांकि टीम को रिजॉर्ट में जाने से वहां भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने रोक दिया था। टीम ने आसपास रहने वाले ग्रामीणों से बातचीत करने के अलावा श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून और अन्य जगहों पर इस मामले को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों के समूह से बातचीत की थी। इसके अलावा टीम के सदस्य पौड़ी से लेकर देहरादून तक उन तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले थे जो किसी न किसी रूप में अंकिता हत्या के मामले से जुड़े रहे हैं। टीम ने राज्य के मुख्य सचिव, DGP और महिला आयोग की अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा मृत्यु से पूर्व अंकिता भंडारी और उसके मित्र पुष्पदीप के बीच ऑनलाइन चैटिंग के आधार पर भी इस घटना का विश्लेषण इस टीम ने किया था। टीम ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2023 में जारी की थी। इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं और कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन न तो सवालों का जवाब मिला आज तक और न ही सुझावों पर किसी तरह से कोई अमल सरकार की तरफ से किया गया। अंकिता के नाम पर कॉलेज का नाम रखने से पहले क्या सरकार को फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा उठाए गए इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? कुछ सवाल इस तरह से हैं। रिजॉर्ट के कर्मचारियों के बयानों के अनुसार हत्या से एक दिन पहले पुलकित 1 घंटे तक अंकिता के कमरे में दरवाजा बंद करके रहा था। टीम ने सवाल उठाया कि वह इस दौरान कमरे में क्या कर रहा था। यह भी सवाल उठाया गया कि अपराध स्थल को जांच के उद्देश्य से सील क्यों नहीं किया गया। आरोप है कि मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था उस कमरे पर जहां अंकिता रहती थी। टीम ने सवाल उठाया कि रेणु बिष्ट को यह अनुमति किसने दी और उसे कैसे पता चला कि अंकिता किस कमरे में रहती थी। टीम ने रेणु बिष्ट की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाया है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि 5 फुट लंबी अंकिता कनाओ पुल के ऊंचे बैरिकेड से बैराज में कैसे गिर गई। आरोपी उसे वीरभद्र इलाके में क्यों लेकर गए। अंकिता का शरीर 5 दिन तक बैराज में पड़ा रहा लेकिन मछलियों ने नहीं खाया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। कुछ और ज्वलंत सवाल भी इस रिपोर्ट में हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। मसलन मां के देखे बिना अंकिता के शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। स्पेशल सर्विस चाहने वाले VIP का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। जिन 3 दिनों तक अंकिता गायब रही उस दौरान मानव तस्करी प्रकोष्ठ ने क्या क्या कदम उठाए। रेणु बिष्ट और आरती गौड़ का इस प्रकरण से क्या संबंध है। क्यों उन्होंने रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर चलवाया। अंकिता के शव के पोस्टमार्टम के दौरान कोई महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में महिला अपराधों के आंकड़ों के साथ पूछा गया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, लेकिन सरकार मौन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और जनता के सरोकारों से जुड़े मसलों की जानकारी हासिल करने के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।